हाँ देखो पहला टॉपिक कौन सा है, सबसन। क्वेश्चन वाला हो गया था। क्वेश्चन में शुरुआत कहाँ से हुई थी, मुंह से, और एंडिंग कहाँ पे हुई है, बड़ी आंत पे, है ना। मुंह के अंदर क्या हुआ था, मुंह के अंदर दांतों के द्वारा चबाया गया था, लार के द्वारा, लार ग्रंथि के द्वारा क्या निकाला गया था, लारस निकाला गया था, जिसके अंदर एक होता है लार एमाइलेज, जो कि भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ देता है। लार को भोजन में मिलाने का कार्य जेब ने किया था। अब मुंह में पाचन हो चुका है, मुंह से लेकर अमाशय तक भोजन एक नली से गुजरता है, जिसे गर्शिका कहते हैं। उसमें गति कौन सी होती है, कौन सी गति होती है, कर्माकुंचन गति। कर्माकुंचन गति के बाद में कहाँ जाता है, अमाशय में जाता है। अमाशय में कौन सा मल पाया जाता है, HCl। उसकी दीवार किसकी बनी होती है, कौन सा एंजाइम पाया जाता है, पैक्सिन एंजाइम। उसके बाद में अमाशय से कहा जाएगा, लेकिन छोटी आंत में जाने से पहले भोजन कैसा होना चाहिए, सारी कौन बनाता है, पित्रस। कहां से निकलता है, कहां से निकलता है, लीवर से, सही है, यकृत वही है ना। उसके बाद में क्योंकि छोटी आंत में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन व अवशोषण दोनों होते हैं, है ना। पाचन और अवशोषण दोनों होते हैं। पाचन करने के लिए अब जो वसा है उसके अंदर, उस वसा मोटी मोटी क्या छोटी छोटी गोलियों के रूप में होती है, उसको तोड़ने का काम करता है कौन, कौन करता है, यकृत से निकलने वाला पित्रस, उसका पायसीकरण करते हैं। पित्रस के दो कार्य हुए, भोजन को सारी बनाना और वसा को तोड़ पायसीकरण करना। उसके बाद में अग्नाशय ग्रंथि, इससे भी क्या निकलेंगे, रस निकलेंगे। और 3 प्रकार के एंजाइम, LAT, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज क्या करता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट, और ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। अब ये जो पूर्ण पाचन हो चुका है, यानी का जो रस बन चुका है, उस रस को शरीर के सभी अंगों में पहुंचाने के लिए छोटी आंत की आंतरिक दीवार पर बाल जैसी या अंगुली जैसी क्या होती है, बार जैसी संरचनाएं होती है, जिन्हें क्या कहते हैं, दीर्घरोम कहते हैं। यह अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं और उनको अवशोषित करके, भोजन को अवशोषित करके रक्त वाहिकाओं के द्वारा सभी कोशिकाओं के पास पहुंचा देते हैं। यहां तक हो गया था। अब उसके बाद में भोजन कहां पहुंचेगा, बड़ी आंत में। कहां पहुंचेगा, वहां क्या होता है, जल व खनिज का अवशोषण होता है, और उसके बाद में भोजन में बचे हुए चीज को शरीर से बाहर निकाल दे, हो गया था। अब अगला कौन सा है, श्वसन। यानी कि आपने जो भोजन खाया है, भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट था, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज यानी एनर्जी बनती थी। अब वो ग्लूकोज बन गई है, वो कहां पहुंच जाएगी, कोशिका के पास में। कहां पहुंच जाएगी, कोशिका के पास में। अब मैं श्वसन की प्रक्रिया परिभाषा बोली थी क्या, श्वसन की परिभाषा, सजीवों के द्वारा ऑक्सीजन को लेकर भोजन से ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। अब आपने जो ऊर्जा ले लिया, ग्लूकोज ले लिया है, उससे एनर्जी बनाने के लिए वो कोशिका के पास चला जाएगा, यानी सभी कोशिकाओं के पास में। अब कोशिका के पास जाने के बाद में, जैसे कि ये ग्लूकोज है, कितने अणु होते हैं इसके, इस ग्लूकोज के अणु है, कार्बन के 6 अणु। ये 6 अणु कोशिका में जाएंगे और कोशिका के बाद कहा जाएंगे, कोशिका के कोशिका द्रव्य में, और उस कोशिका द्रव्य में क्या 3 कौन सा मल बदल जाता है, पायरुवेट। कितने कार्बन का अणु है ये, 3 कार्बन का अणु है ना। ये सभी सजीवों में होता है, लेकिन कुछ सजीव ऑक्सीजन की उपस्थिति में करेंगे, कुछ बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और कुछ ऑक्सीजन की कमी के अंदर। तो अलग अलग, लेकिन बनेगा सब में सेम यहां तक। तो यानी कि भोजन से जो हमने ग्लूकोज बनाई है, वो ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं के पास पहुंच चुका है। अब उस ग्लूकोज के द्वारा यदि ऊर्जा बनानी है, तो सबसे पहले कोशिका द्रव्य में जाएगा। वो 3 प्रकार की कंडीशन हो सकती है, एक तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगी, एक बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और एक ऑक्सीजन की कमी में। यही होगा पायरेट, सब में बनेगा। बिल्कुल, ये कोशिका द्रव्य बन जाता है, ये कोशिका द्रव्य बन जाता है। अब 3 प्रकार की, यदि वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, यानी O2 की उपस्थिति में, तो पायरुवेट अम्ल ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या आएगा, पायरुवेट अम्ल ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल, CO2 और ऊर्जा में टूट जाता है ना। और ये होता है कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है कि नहीं पाया, तंतुओं में पाया जाता है। तो किस किस का निर्माण होगा, जल, CO2 और ऊर्जा, हो गए। उसके बाद में दूसरा होगा ऑक्सीजन की
अनुपस्थिति में। अनुपस्थिति में कौन सी जीव होगा ये? ईस्ट में होगा। ईस्ट बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में इस पायरेटमल को किसमें बदल देगा? एथेनॉल ऊर्जा, यानी यही ऊर्जा है। और एक CO2 गैस भी निकालेगा ये। हाँ, CO2 भी निकालता है। अरे केक वगैरह ना, केक इसलिए तो बोलते हैं CO2 गैस निकालता है, ऊर्जा बनाकर CO2 गैस निकालता है। अगला होगा ऑक्सीजन की कमी में। ऑक्सीजन की कमी में होएगा, और ऑक्सीजन की कमी में होएगा तो ये पायरेटो अम्ल लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है और ऊर्जा भी बनती है। प्लस ऊर्जा। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूं कि हमने जो भोजन लिया, भोजन से जो ग्लूकोज हम कहां पहुंचा? कोशिका के पास में। कोशिका से कोशिका द्रव्य में पहुंचेगा, वहां पर उस ग्लूकोज को पायरुवेट अम्ल में यानी 3 कार्बन अणु में बदल दिया जाता है। उसके बाद में कुछ सजीव होते हैं जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में करते हैं, ज्यादातर सजीव, तो उनका माइटो ऊर्जा बनाने में इस पायरेट अम्ल ऊर्जा थोड़ी है भी ये ऊर्जा नहीं है। बिल्कुल, ये पायरेट अम्ल है, ये इसके साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन के साथ यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो जल CO2 ऊर्जा बनाता है। कुछ रहते हैं बिना ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन बिना लिए क्या कर देते हैं? इस पायरेट अम्ल को एथेनॉल और CO2 में बदल देते हैं। और कुछ ऑक्सीजन की कमी कब होगी? पेशीय कोशिकाओं में। पेशीय कोशिकाओं में ऐसा होता है कि ऑक्सीजन की कमी होने पर ये पायरेट अम्ल पूरी ऊर्जा में ना बदल के लैक्टिक अम्ल बदल जाता है, तो ऊर्जा बनती है। ये तीनों कंडीशन होती है ना। तो इसके बारे में लिखोगे, लिख तो उस दिन बना तो लिया था आपने, बना लिया था, बस लिख ही लो इसके बारे में। वैसे वैसे बना लेना, वैसे बना लेना। अब इसके बारे में लगा के लिख लो जो मैंने बोला वो। भोजन से प्राप्त ग्लूकोज, भोजन से प्राप्त ग्लूकोज कोशिका के कोशिका द्रव्य में, कोशिका के कोशिका द्रव्य में 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में परिवर्तित हो जाते हैं। पायरुवेट अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी में अगला एरो लगाओ। सजीव, कुसजीव O2 की उपस्थिति में, O2 की उपस्थिति में पायरुवेट अम्ल को जल CO2 प्लस ऊर्जा, जल CO2 प्लस ऊर्जा में तोड़ देते हैं या निर्माण करते हैं। तोड़ देते हैं, निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। यह प्रक्रिया कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में, ऐसे करो, यह प्रक्रिया कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। देखो मैं आपको बता देता हूं कोशिका के बारे में। देखो, ये सजीव की कोशिका है। कोशिका के अंदर केंद्रक होता है। ये सजीव की कोशिका है। कोशिका के अंदर केंद्रक होता है और केंद्र यहाँ एक द्रव्य भरा होता है जिसे बोलते हैं कोशिका द्रव्य। यानी जब आपने ऑक्सीजन ली, यानी कहने का मतलब है जो ग्लूकोज बनी है भोजन से, वो ग्लूकोज सभी के पास आएगा, सभी कोशिकाओं के पास। ये तो कोशिका की बात कर रहे हैं हम, सभी कोशिकाओं के, मेरी मांसपेशी की कोशिका अलग, तंत्रिका कोशिका अलग, है ना, हड्डियों की कोशिका अलग, सभी कोशिका के पास आएगा। तो कोशिका के पास जाकर वो जैसे ही ग्लूकोज कहाँ आएगा, पहले तो कहाँ आएगा, कोशिका द्रव्य में आएगा। यहाँ आते वो किसमें चेंज हो जाता है, पायरुवेटम में। अब कुछ कोशिकाओं के पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है, कुछ के पास नहीं होता। जैसे इष्ट, इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, इसलिए तो बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में कर रहा है ना वो। अब यहाँ पे एक पदार्थ कोशिका में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया,
ना माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये पायरोटेमल पहुंच गया कोशिका द्रव्य के अंदर, तो माइटोकॉन्ड्रिया उसको ले लेगा पायरोटेमल को। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहता है, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं करूंगा मैं। अब हम ऑक्सीजन ले गए, वो ऑक्सीजन भी कहां जाएगी, कोशिका में और कोशिका द्रव्य के पास। माइटोकॉन्ड्रिया उस ऑक्सीजन को लेके यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको किसमें बदल देगा, पायरोटेमल को जल CO2 ऊर्जा में बदल देगा। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है सभी कोशिकाओं के अंदर, ज्यादातर जंतु में। अब इसके पास में क्या नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है ना, वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में करता है। यानी कोशिका द्रव्य में तो बना लेता है पायरोटेमल, लेकिन बस इस पायरोटेमल को किसमें तोड़ने लग जाता है खुद ही, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, एथेनॉल और CO2 में। उसके बाद में ऑक्सीजन की कमी कब होगी, उदाहरण के लिए ये उसी की कोशिका, सजीव की कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें। लेकिन मान लो कभी कभार क्या ज्यादा व्यायाम करता है या काम ज्यादा कर लेता है, तो उसके शरीर से ऑक्सीजन की क्या होने लग जाती है, कमी। अब ऑक्सीजन की कमी हो गई तो माइटोकॉन्ड्रिया जैसा कि मेरे को ऑक्सीजन ज्यादा क्षमता में चाहिए तभी तो मैं ज्यादा एनर्जी बनाऊंगा, लेकिन जब ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है तो वो पूरी ऊर्जा ना बन के किस में चेंज हो जाता है, ये पायरुवेट अम्ल लैक्टिक अम्ल में। यानी ऊर्जा तो बनी है लेकिन कम बनी है। किस वजह से, क्योंकि लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो चुका है। किस वजह से, क्योंकि हमने वर्क डन किया था, वर्क किया था, काम किया था। काम करने की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को कम ऑक्सीजन मिली, कम ऑक्सीजन मिली तो इसने ऊर्जा भी कम बनाई और वो किस में चेंज हो गया, लैक्टिक अम्ल। यदि पूरी ऑक्सीजन मिलेगी तो किस में चेंज हो जाएगा, जल CO2 और पूरी ऊर्जा मिलेगी। तो इसीलिए जब हम ज्यादा वर्क कर लेते हैं, ज्यादा काम कर लेते हैं तो हमारे हाथ पैर दुखते हैं, कमर में दर्द होता है, वो इसी वजह से लैक्टिक अम्ल का। अब इसमें भी एक प्रक्रिया होती है, पहले लिख लो फिर बताऊंगा मैं ना। ये वाला दूसरा लिख लिया, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लिख लिया क्या, अरे लाइन लैंग्वेज लिखो लिखो, नहीं लिख लो, मैं लिखा रहा हूँ। एक कोशिका जीव ज्यादातर, हाँ लिखो। इष्ट जैसे एक कोशिकीय जीव, इष्ट जैसे एक कोशिकीय जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, इष्ट जैसे एक कोशिकीय जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट अम्ल को एथेनॉल पर CO2 में बदल देते हैं। पायरुवेट अम्ल को एथेनॉल प्लस CO2 में बदल देते हैं। अगला रो लगाओ। CO2 में बदल देते हैं। अगले रो में लिखो, पेशीय कोशिका में, पेशीय यानी मांसपेशियों की कोशिका, अपनी मांसपेशियां ना उनकी कोशिका, हाँ पेशीय कोशिका, उसको पेशीय कोशिका बोलते हैं, मांसपेशी कोशिका को। पेशीय कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होने से या ऑक्सीजन के अभाव में, पेशीय कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होने से पायरुवेट अम्ल पूरी तरह से ना टूटकर, ऑक्सीजन की कमी से पायरुवेट अम्ल पूरी तरह से न टूटकर लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा का निर्माण करता है। टूटकर लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा का निर्माण करता है। हो गई। अब एक शब्द बोलो मैं, क्रैम्प, क्रैम्प क्रैम्प क्या होता है क्रैम्प? आप बाद में बोलोगे ना, बोलोगा हाँ सर पता है, तो हमको पता था कि जब अचानक से शरीर में या पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो लैक्टिक अम्ल का तुरंत निर्माण होता है, जिस वजह से में क्रैम्प जैसा अनुभव होता है, यानी जिसकी परिभाषा में बोलते हैं बाइट आना। मैंने बोला था ऐसे बोलोगे हाँ, है ना, कि यानी अचानक से पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होने से लैक्टिक अम्ल का तुरंत निर्माण होता है, जिससे हमें क्रैम्प होने का कारण या क्रैम्प जैसा महसूस होता है। फिर बोलते हैं बाइट आ गया। वो बाइट नहीं हो, नस किस दिया है ना, इस वजह से होता है क्योंकि उस जगह क्या हो चुकी है, ऑक्सीजन की ज्यादा कमी हो चुकी है, अचानक कमी हुई है, और किसका निर्माण हो चुका है, लैक्टिक अम्ल का, है ना, लैक्टिक अम्ल का। नहीं मीठा खाने से कुछ नहीं है, ये गलत है, आपके घर वाले बोलते हैं मीठा खाने से।
अरे ऐसा हो सकता है कि मीठा खाने का कोई अलग कारण हो सकता है, कभी भी मीठा खाने से ऑक्सीजन कम मात्रा में पहुंचती है उसके पास, तो ऐसा हो सकता है मांसपेशियों में, मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन मेन कारण ये है, मेन कारण ये है कि जब अचानक से पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है और हमें क्रैम्प या जिसको बाइटो कहते हैं जैसा अनुभव होता है ना। अब इसके अंदर लैक्टिक अम्ल यानी जब आप ज्यादा काम कर ले, तो जिस दिन 2 दिन लगातार काम कर लिया, आपके घर वाले या कोई भी मम्मी पापा होते हैं ज्यादा, तो उनके हाथ पैर दुखने लग जाते हैं, हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मांसपेशियों में क्या किसका निर्माण हो गया? लैक्टिक अम्ल का। इसीलिए जब हम गर्म तेल की मालिश करते हैं, तेल की मालिश करते हैं, तो लैक्टिक अम्ल क्या करता है? हटने लगता है वो लैक्टिक अम्ल, है ना। उदाहरण के लिए अगला है कि जब हम अधिक व्यायाम करते हैं, यानी ज्यादा देर तक व्यायाम करते हैं, दौड़ते हैं, तो हम जल्दी जल्दी श्वास लेते हैं, उस टाइम भी यही होता है, क्योंकि उस टाइम ऑक्सीजन की क्या हो चुकी है? कमी। तो माइटोकॉन्ड्रिया कहेगा कमी हो गई, अब मैं ऊर्जा कैसे बनाऊं, यानी इसको ऊर्जा की जरूरत है, इसलिए हम जल्दी जल्दी श्वास लेते हैं ताकि ऑक्सीजन जल्दी जाए, माइटोकॉन्ड्रिया जल्दी एनर्जी बनाए और आपकी जो थकान है ना दूर हो जाए। होता है ना ऐसा कि ज्यादा वर्क कर लेते हैं जब ज्यादा थकान हो जाती है ना, या फिर दौड़ते हो तो दौड़ने के बाद ज्यादा तुरंत ऐसे जैसे कि मर रहे हो, जैसे कि बस अब तो निकला ही सांस, लेकिन वो माइटोकॉन्ड्रिया देख ठहरा है, और माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका को कह रहा है, कोशिका किसको कह रही है? ब्रेन को कह रही है, तो ब्रेन सारा कंट्रोल कर रहा है, फिर वो जल्दी जल्दी श्वास लेते हैं ताकि ऑक्सीजन जल्दी पहुंच सके और ज्यादा मात्रा में पहुंच सके। सिर में दर्द लैक्टिक अम्ल का, देखो वो नहीं, वो लैक्टिक अम्ल का कारण नहीं है सिर में दर्द का। सिर में दर्द का एक वो हो जाता है कि जो डस्ट पार्टिकल होते हैं बहुत ज्यादा डिफेक्ट करते हो, शायद तंत्रिका कोशिका ना, उसको ऐसा वो कारण नहीं होता। वो तेल लगाने से, अरे वो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। मैंने पेशी कोशिका बोली है, क्या बोली है? पेशी कोशिका, वो तंत्रिका कोशिका, ब्रेन की तंत्रिका कोशिका। तो पेशी कोशिका में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, तंत्रिका कोशिका में नहीं होता। तंत्रिका कोशिका में होगा तो फिर और फिर दर्द करता ही रहेगा, तो इसमें होता है। तो ये हो गया, तो लिख लो क्रैम्प का कारण, नोट में लिखोगे क्या? हाँ नोट में लिख लो। पेशी कोशिका में अचानक ऑक्सीजन की कमी होने से, पेशी कोशिका में अचानक से ऑक्सीजन की कमी होने से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। अब पता चला मालिश क्यों करते हैं शरीर की थकान होने के बाद, इसीलिए करते हैं ताकि वो लैक्टिक अम्ल जो इकट्ठा हुआ है वो क्या हो जाए? हट जाए। तो ऐसा है, तो क्या लिखा? अचानक ऑक्सीजन की कमी होने से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। क्रैम्प का यही कारण है, ये क्रैम्प का कारण होता है ये। हाँ क्रैम्प का यही कारण है, वाइट है, मेरी बात है वाइट कभी कभार। तेल लगाने तो मालिश करने से मांसपेशी उड़ाने के लिए आप इस मांसपेशी को ज्यादा वो करोगे तो मान लो कि यहाँ लैक्टिक अम्ल तो हटेगा तो सही ना वो, और गर्म की वजह से गर्म ज्यादा इफेक्ट डालता है। आप जब गर्म करने के बाद में कोई चीज ज्यादा पिघलती है तो गर्म तेल लगाते हैं, जो ज्यादा और जल्दी होता है वो वहां से हटने लग जाता है। अरे तो हम दबा के करते हैं ना, या फिर तू पहले से प्रॉपर ऐसे कर देगी, दबा के लगाते हैं ना, तो दबा के लगाने का टेका नहीं गया वहां से लैक्टिक अम्ल भाई। तो ऐसे बाहर का मतलब नहीं है, बस मालिश करने का मतलब कि आप वहां ऐसे रगड़ रगड़ के कर रहे हो तो वहां से जो इकट्ठा हुआ टेगा ना तेल, और गर्म कर रहे हैं तो गर्म की वजह से और ज्यादा जल्दी होगा वो, फिर गर्म की वजह से जल्दी पिघलता है वो, ऐसा होता है। कहां से? सभी जगह का मेरा पता है कि मैं एक डॉक्टर भी नहीं हूँ, है ना, मैं जितना उतना बता रहा हूँ। अभी जगह सभी पूछ रही है कि यहाँ पे दर्द होता है, तो यार ये तो मैं क्या बताऊँ, तो डॉक्टर को बताओ फिर। अब कोई कैंसर वाली बीमारी वाला है, उसके वहां दर्द हो रहा है कैंसर वाली जगह में, तो मेरे को सिर्फ यहाँ दर्द क्यों होता है? उसका दर्द मैं क्या बताऊं, डॉक्टर बताएगा उसको। तो वो कारण नहीं है, वो लगेगा। अरे एक वो मतलब सुनोने का भी एक वो का कारण है कि वो रक्त वाले में बढ़ेंगे, वो सुनोने का क्या कारण है? तो ऐसे कर्म का तो ये कारण। अब देखो इसमें ये प्रक्रम किसकी उपस्थिति में हो रहा है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और ये अनुपस्थिति में। इसीलिए ये ऑक्सीजन की उपस्थिति हो रहा है तो इसे बोलते हैं वायवीय श्वसन। कौन सा? वायवीय, क्योंकि हवा को वायु बोलते हैं तो वायवीय श्वसन, और ये बिना ऑक्सीजन के में तो
अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, ठीक है। और हाँ, वो नहीं, वो तो वो इसी में हो रहा है, वो इसी का है, लेकिन बस वो कमी हो गई थी, हाँ इसी का रूप है वो, है ना। तो दो ना, एक तो वायवीय श्वसन होता है, एक आयवीय। और पूरे को क्या बोलेंगे, पूरे श्वसन को, पूरे श्वसन को, इसको जो मैंने लिखा है ना, कौन सा श्वसन है, कोशिकीय श्वसन। कोशिका में नहीं हो रहा क्या, कोशिका के अंदर होने वाले श्वसन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। ये भी लिख लो, कोशिकीय श्वसन। पहले बात तो शुरू में लिखना था, लेकिन ऐसे करना, आप नोट्स में तो लिखोगे ना, तब पहले कोशिकीय श्वसन नहीं देना ना, कोशिकीय श्वसन हेडिंग कोशिकीय श्वसन की डाल देना, वो मैं पहले शुरू में भूल गया, कोशिकीय श्वसन लिख लो इसका। कोशिका के अंदर होने वाले श्वसन को, कोशिका के अंदर होने वाले श्वसन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। हाँ, कोशिका के अंदर होने वाले श्वसन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। हाँ लिखना है, ये पूरा कोशिकीय श्वसन ही है, पूरा कोशिका के अंदर ही हो रहा है। होने वाले श्वसन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। कोशिका के अंदर होने वाले श्वसन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। बिल्कुल, आपके क्वेश्चन भी है पीछे, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर, ठीक है ना। तो पहला तो वही परिभाषा है, बाद में देखते रहना उसको ना, याद देख लो पहले। वायवीय श्वसन और अवायवीय, पहला तो भाई ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को वायवीय श्वसन कहते हैं। बहुत उसका उल्टा हो जाएगा, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन वायवीय श्वसन। इसके अंदर देखो, जो वायवीय श्वसन है, इसके अंदर 3 कार्बन वाले अणुओं का निर्माण होता है, यानी वो जल से और ऊर्जा बन रही थी ना, 3 कार्बन वाली बनती है, ऊर्जा बन रही है जो, है ना। इसके अंदर 2 कार्बन वाले अणुओं का निर्माण होता है और ऊर्जा बनती है। इसके अंदर अगला क्या होगा, वायवीय श्वसन के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है ना, उसके अंदर कोशिका ध्रुव में ही हो जाता है, ऊर्जा का निर्माण कोशिका ध्रुव में हो जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं इसके पास में, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया। इसका उदाहरण कौन सा होगा, हाँ सजीव, वो भी सजीव है, मतलब जंतुओं में होगा इसके अंदर, है ना। और इसके अंदर इष्ट है, उदाहरण दे देना इष्ट। तो कितने पॉइंट हो गए, 3 हो गए ना, 4 हो गए। हाँ तो ये लिख लो, पहला इसके अंदर लिख लो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन, O2 की उपस्थिति में होने वाला श्वसन। लिख लो, शॉर्ट में लिख लो, ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। इसमें 3 कार्बन वाला अणु, और मैंने आपको कल एक पहले बता दिया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा निर्माण होता है किस रूप में होता है, एटीपी के रूप में ना, एटीपी प्लस ऊर्जा। इसके अंदर 2 कार्बन वाला, तीन कार्बन वाला अणु, एटीपी और ऊर्जा। उसके अंदर एटीपी थोड़ी होगी, माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं उसके पास, तो एटीपी कहां से होगी उसके पास, इसी के पास होगी एटीपी। एटीपी ऊर्जा है, कोशिका की मुद्रा, कोशिका की ऊर्जा यही है, यानी इस रूप में बनती है, ऊर्जा बनती है। तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा इसी रूप में बनती है, एटीपी के रूप में। अणु बनेगा, अणु है तो एटीपी, यानी ऊर्जा फिर इसमें सेव है, फिर वो बाद में ऊर्जा होती है। अभी बताऊंगा एटीपी के बारे में, बताऊंगा, तो ये लिख लो अभी, एटीपी ऊर्जा ये किसमें होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में।
हाँ 3 कार्बन वाला अणु एटीपी प्लस ऊर्जा। और इसके अंदर भी कुछ ही ना हमने दो वो अणु बनेगा एटीपी में, ग्रुप में थोड़ी हो एथेनॉल C2H5OH 2 कार्बन है उसमें, तो वही माइटोकॉन्ड्रिया में बनते वो होता है भाई ये सब। अरे वहां देखा नहीं क्या भाई, माइटोकॉन्ड्रिया में तो बन रही थी ऊर्जा, इसके अंदर कोशिका द्रव्य में हो जाती है ईस्ट के अंदर। तो ये हो गया। और भी किसके बारे में कुछ और वायु शोषण में, वायु शोषण में और कुछ है क्या? 4 पॉइंट के ऊपर 4 पॉइंट लगाना तुम, तो तुम्हारे 2 नंबर आ जाएंगे, है ना? यही है बस। एटीपी का पूरा नाम, एटीपी का पूरा नाम मेरे से पूछोगे क्या? हाँ मेरे से पूछोगे, 9th वाले को पता है, तुम्हें नहीं पता। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, बोलो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दोबारा बोलो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस रूप के अंदर ऊर्जा सेव रहती है। और जब अब ये देखो एटीपी कैसे काम करता है, उदाहरण के लिए मतलब अणु जो बनता है एटीपी के रूप में, लेकिन वो फास्फेट से मिलकर एटीपी बन जाता है, इसके अपने पता नहीं है, लेकिन अब एटीपी के रूप में जो ऊर्जा बन गई है वो कैसे काम करती है। उदाहरण के लिए बैटरी होती है, बैटरी होती है ना फोन की बैटरी, या फिर किसी और जैसे इन्वर्टर वाली बैटरी मान लो, उस इन्वर्टर वाली बैटरी से अपना फैन भी चलेगा, अपनी टीवी भी चलती है, सब कुछ चलते हैं। ये टीवी भी वैसे ही काम करता है उस बैटरी की तरह ही। यानी ये माइटोकॉन्ड्रिया में बन जाता है, बनने के बाद में पेशियों को सिकुड़ने से बचाता है, तंत्रिका अवयव के अंदर यानी कोई भी सूचना पहुंचाती है तो ये ऊर्जा ही काम आता है, एटीपी काम आता है। यानी जैसे वो बैटरी काम करी पंखा चलाने का, टीवी चलाने का, सब कोशिकाओं में यही काम करता है। यानी ऊर्जा पेशी जो अपनी पेशी कोशिका सिकुड़ती है उनको सिकुड़ने से बचाता है। ये तंत्रिका अवयव यानी इंफॉर्मेशन पहुंचाने में ऊर्जा चाहिए होती है, तो ये ऊर्जा खुद ही देता है। यानी बैटरी कहने का मतलब ये चार्ज देता है सबको, क्या देता है? चार्ज, यानी एनर्जी देता है। एनर्जी देने के बाद में सब काम करेंगे। ये ब्रेन भी कब काम करेगा? जब एनर्जी मिलेगी, तो एटीपी उसको एनर्जी देता है। और कोई हाथ में जितने भी हम काम करेंगे वो इसके अनुसार ही काम करेंगे, यानी सबको चार्ज देगा। ये बोले तो बिजली, ऐसे याद रखो, बिजली देने का काम कौन करता है? ये। यानी उसको हम कंपेयर कर सकते हैं किससे? बैटरी से। भाई एटीपी एक बैटरी की तरह कार्य करता है। बैटरी जिस प्रकार बैटरी से चालू करने पर फैन वगैरह ये चलते हैं, उसी प्रकार इसके वजह से हमारी पेशियां सिकुड़ने से बचाती है, तंत्रिका आवेग होता है, हमारे शरीर की सारी क्रियाएं होती है इस ऊर्जा की वजह से। अब देख लो, एक कोशिका के अंदर इतना खतरनाक बना हुआ है सिस्टम। मैं तो एक कोशिका की बात कर रहा हूं, फिर देख लो अपना शरीर कितनी कोशिकाओं से बना। यानी एक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया ये कर रहा है, बाकी कोशिका क्या करेगी फिर? तब तुम्हें ऊर्जा मिल रही है, ऐसा मसला ना ऊर्जा मिल गई, खा लिया ऊर्जा मिल गई। खाने की प्रक्रिया कितनी जटिल थी, छोटी आदमी कितना भयंकर काम कर रहा था, मुंह ने भी कुछ काम किया, सब मंगने नहीं इंपॉर्टेंट है। अब पूरी कोशिका देखो, कोशिका के अंदर कितने अंग पड़े हुए हैं पहले ही, और कोशिका के अंदर पड़े होंगे। गोल्जी बॉडी होता है, लाइसोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सेंट्रोसोम होता है। हाँ देखो इतनी सी कोशिका के अंदर, एक कोशिका के अंदर, बाकी तो फिर कितनी कोशिका, लाखों कोशिका है। फिर तेरे क्या प्रॉब्लम होगी? जैसे लग रहा है, जैसे लग रहा है जैसे समझ में नहीं आ रहा, नहीं लग रहा तेरी शक्ल देख के लग रहा नहीं आ रहा, तो बोल देना बीच में, वो उठ के खड़े होकर कोई पूछ लेना भाई नहीं समझ में आ रहा। गोल्जी बॉडी कोशिका का यातायात प्रबंधक, ट्रांस आयात नहीं आया काम करता है वो, ला जाओ, लाना और ले जाना दोनों काम करता है वो ना। अब ये हो गया वायवीय और हवाई श्वसन। एटीपी का समझ गए? एटीपी एक बैटरी की तरह कार्य करता है ना, जो कि तो आप लिख भी सकते हो कि यह पेशियों को सिकुड़ने और तंत्रिका आवेग आदि बहुत से सारे कार्य करता है एटीपी वाला। तो इसको याद रख लेना, लिखवा नहीं रहा मैं इसको। अब मैं आपको पूछता हूँ, आप मेरे को बताना। बताया करो ना, तो फिर पूछता हूं तभी तो। श्वसन है और सांस लेने में क्या डिफरेंस है? श्वसन और सांस लेने में क्या डिफरेंस है? वही तो मैं मुझे पूछ रहा हूँ। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है का। सांस लेने में तो हम ओनली ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो ये तो हो रहा है अपने फेफड़ों के द्वारा। श्वसन का मतलब है श्वसन के द्वारा हम किसका निर्माण कर रहे हैं? ऊर्जा का निर्माण। और ये कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया यानी कोशिका के अंदर होता है। तो दोनों में डिफरेंस है। कभी मैं समझो ना कि सांस लेना और श्वसन एक ही हो गया,
कोई बोले श्वसन किसे कहते हैं, हम सांस ले रहे वही श्वसन है, वो श्वसन नहीं है। मैंने श्वसन की परिभाषा में ये लिखा है, ऑक्सीजन को ग्रहण करके भोजन से ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया, वो श्वसन है। तो दोनों में डिफरेंस है, दिल्ली को तो लिख लो। श्वसन की श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जो कि जो बचा हुआ भोजन है उसमें ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन जोड़ने का काम करता है। श्वसन श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। अच्छा तुम्हारे लिए ये भी लिखना पड़ेगा क्या, छोटे बच्चे हो ना तुम, रहने दो, खेलिए बाद में, रहने दो। और जीवनी का कोई होता है ना गुलाब जामुन, आने दो, रहने मत दो, आने दो। मैंने इंग्लिश में लिख दिया था इसका, रेस्पिरेशन लिख दिया था इंग्लिश में, बिल्कुल बिल्कुल। और सांस लेने को समझ रहे हो क्या बोलते हैं, केसु क्या बोलते हैं भाई, इंग्लिश तो पढ़ना था ना, नहीं पढ़ा था, ब्रीथिंग या ब्रेथिंग मुझसे ऐसे बोलते हैं, लेकिन ब्रेथिंग ये वाला हिंदी देश का मतलब ये नहीं है। तो मेरे से कह रहा हूँ, मैं हिंदी भी बता रहा हूँ, इंग्लिश भी बता रहा हूँ। और देखो पढ़ाई बाइलिंगुअल होनी चाहिए, ना तो इंग्लिश में प्योर और ना हिंदी में प्योर। बाइलिंगुअल का मतलब दोनों में, हिंदी भी समझ में आनी चाहिए और इंग्लिश भी समझ में आनी चाहिए। कोचिंग वगैरह बड़ी बड़ी कोचिंग है ना, उनमें बाइलिंगुअल होती है, बाइलिंगुअल है ना। आप तो समझ में नहीं आता ना, मैं बाइलिंगुअल भी करा लूं। तो श्वसन में लिखो, एक जैव रासायनिक प्रक्रिया, यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया, ये लिखो है ना, ऐसे करो ना, यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें पचित भोजन का यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें पचित भोजन का ऑक्सीकरण होता है। क्या भूत नहीं होगी तरह एक को लटका के आ जाते हो ये, तो इसको खोल के आ जाया करो, यूं लंबे लंबे आगे करके आया करो, हम भी डर जाए और ये कौन है, हमें भी डटेगा जाए, ऐसे आ जाते हो। वो देख वो उसके तो हमेशा मम्मी नहीं रहती, मतलब मम्मी पता नहीं मम्मी कहां चली जाती है शुरू से, गरिमा शर्मा मम्मी कहां चली जाती है, इच्छा ही नहीं होती, ये बाई नहीं बनाते हैं। इसमें पचित भोजन का ऑक्सीकरण होता है, यानी ऑक्सीजन जुड़ती है, पचित भोजन का ऑक्सीकरण होता है। इसके अंदर लिखो श्वास लेने में, सजीवों द्वारा ऑक्सीजन लेने और CO2 छोड़ने को, सजीवों द्वारा ऑक्सीजन लेने और CO2 छोड़ने को CO2 छोड़ने को श्वास लेना कहते हैं, श्वास लेना कहते हैं, कहते हैं। इसके अंदर लिखो 2 नंबर, ये किसमें होता है, श्वसन किसमें होता है, ये कोशिका में है ना, और वो किसके द्वारा होता है, फेफड़ों के द्वारा, है ना। तो लिख लो इसमें कोशिका में, फेफड़ों में, या हाँ ये कोशिका के द्वारा या फेफड़ों के द्वारा, कोशिका के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा। और टू लेना, हो गया। इसके अंदर बताओ श्वसन में ऊर्जा निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा, श्वसन में ऊर्जा निर्माण हो रहा ना, उसमें हो रहा है क्या, नहीं। फेफड़ों का काम है ओनली, आपको फेफड़े ना, आपके फेफड़े कुछ नहीं करते,
आपके फेफड़े ओनली ऑक्सीजन और CO2 को रहने का स्थान दे रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे। यानी सांस लेने के बाद में ऑक्सीजन जाएगी कहाँ, फेफड़ों में, और लेके जाएंगे किसको, CO2 को। बस एक स्थान मिल रहा है, बाकी इसलिए इसको बोलते हैं वक्स गुहा, यानी एक गुफा के रूप में ये आपके फेफड़े ये काम करो। लेकिन कहाँ पे जरूरी है, मान लो बाई चांस यही खराब होने लग जाएंगे फेफड़े, तो ऑक्सीजन कहाँ रहेगी, और ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो ऊर्जा नहीं बनेगी, और ऊर्जा नहीं बनेगी तो तुम भी नहीं बनोगे, है ना। बनेगी तू, ये बिना ऑक्सीजन बनेगी भाई। हाँ, तो समझ लो, यानी कि ऐसी कभी मत सोचना कि मेरे शरीर में कुछ भी अंग या ऐसे जो बने हुए हैं कुछ, ये सब बिना मतलब के, बिना मतलब का कोई नहीं है। सबकी कुछ ना कुछ क्या इंपॉर्टेंस है, चाहे फिर वो छोटा हो या फिर बड़ा हो, समझ रहे ना। पूरा शरीर देख लो, हम समझ रहे हैं अच्छे से कि अपने शरीर में क्या क्या चीजें, सब चीजें काम की है। जैसे सोचता है कि कुछ काम की नहीं है। हाँ, कुछ अवशेष जिनका कोई यूज नहीं है, इनका कोई यूज नहीं है, इसको बोलते हैं कर्ण पिल्ल, कोई यूज नहीं है इनका। ये बाल दिख रहे हैं, इनको काट के दोगे तो भी आप सुनोगे, इनको काट के रख दोगे तो भी सुनोगे आप, है ना। नाखूनों का यूज है, नाखूनों का यूज है। यहाँ से हटा देना, ऐसे नाखूनों को हटा देना। तुम्हारी ये वाली जो परत है फिंगर वाली, ये बच नहीं रही है, यहाँ वाली नीचे वाली बच नहीं है नाखून से। यदि ये नहीं रहेगा तो मास ही मास रहेगा यहाँ पे। फिर इमेजिन कर दूं, फिर फिंगरप्रिंट कहाँ से आएंगे, कहाँ से आएंगे फिंगरप्रिंट। अरे तो यहाँ मास रहेगा तो खराब नहीं होगा ये वाला हिस्सा, इमेजिन करे। सुनो मेरी बात, आप ऐसे ऐसा नहीं होता। क्या आपके यहाँ फिंगरप्रिंट है क्या, एक फिंगरप्रिंट बनते हैं यहाँ ऐसे वाले जो आपके बन रहे हैं, क्यों नहीं बनते, क्योंकि वहां ऐसे कठोर वाली चीज है नहीं, पूरा मांस है। यहाँ कठोर चीजों से यहाँ फिंगरप्रिंट बनते हैं। कहने का मतलब इसको एक स्थान प्रदान कर रहे हैं ना कि आपके फिंगरप्रिंट खराब नहीं हुए, आपके फिंगर ऐसे कैसे रहे। अब ये मांस ही रहेगा तो नॉर्मली खराब होने का चांस होते हैं ना। ये बोले नाखूनों का यूज नहीं है। एक तो कर्ण पिल्लव, एक आपकी अक्कल दाढ़ है ना, अक्कल दाढ़ यानी दांत के बाद में आती है वो, है निकलती है सब। और एक कौन सा है, अपेंडिक्स, जो कहाँ होता है, बड़ी आंत में होता है अपेंडिक्स। यानी जब हमारी प्रजाति बहुत साल पहले, क्या बहुत साल पहले जब हम क्या थे, आदि मानव थे, तम पशुओं की तरह क्या खाते थे, घास चारा खाते थे, है ना। तो चारे को पचाने के लिए अपेंडिक्स था। लेकिन समय के अनुसार जैसे जैसे बदलते गए, है ना, प्रकृति चेंज होती गई, तो हमने घास खाना छोड़ दिया, तो अपेंडिक्स ऐसे कैसे, अपेंडिक्स का कोई काम है ही नहीं। हम घास खाते हैं क्या, अब नहीं खाते, अब तो खाना खाते हैं, तो अपेंडिक्स। तो कभी कभी जब हम, अभी भी रहता है वो अपेंडिक्स, अभी भी है, लेकिन अब वो कोई काम नहीं आ रहे। घास खाने के बाद में घास को पचाने में काम आता था, अभी भी। लेकिन अभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब हम खाना खा लेते हैं, ऐसा कुछ हो जाता है, तो वो खाना बड़ी आंत के अपेंडिक्स में फंस जाता है। उसके बाद उसका ऑपरेशन होता है, बोलते हैं कि इसका ऑपरेशन है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो रहा है। बिल्कुल, अपेंडिक्स का ऑपरेशन उसी वजह से होता है कि वो खाना उस अपेंडिक्स में फंस चुका होता है, तो उसको निकालने के, उस अपेंडिक्स को हटाना पड़ता है, उस अपेंडिक्स को काट के निकालना पड़ता है। उसका कोई यूज नहीं है। नहीं वो नहीं, देखो सभी खाते थे, सभी खाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे, अब अरे आपने डार्विन का सिद्धांत नहीं बनाया, डार्विन से पहले सिद्धांत आया था कि जो व्यक्ति जितना यूज करता है वो धीरे धीरे, अब बाद में यूज करना बंद कर देता, धीरे धीरे जाता है। लेकिन डार्विन का एक सिद्धांत था, सर्वाइवल इज द फिटेस्ट। प्रकृति के अनुसार वही जीवित रहता है जो उसके अनुसार ढल सकता है। क्या कैसे नहीं है काम, आपको सर्दी से बचाना, गर्मी से बचाना, यानी कुछ भी चीजें मान लो, नहीं ये कोई कारण नहीं हो सकता, लेकिन बालों का इंपोर्टेंस है। इस शरीर के इन हाथों पे जो बाल है इनका भी इंपोर्टेंस है। अब मैं बोल रहा हूँ जो ये अवशेषांग है, बाकी अवशेषांग मत बनाओ आप, हर चीज को देख के ही अवशेषांग। आपके आगे भी कोई काम की नहीं है, काट दो इनको भी, निकाल दो। आप तो नहीं सभी को अवशेषांग मानोगे तो फिर आप, अरे मतलब इन चीजों के अलावा सब इंपोर्टेंट है। अपनी आईब्रो कुछ काम की नहीं है, किस काम की आईब्रो, हटा दो, हटा दो आईब्रो, हटा दिया फिर बन जाएगी बावली जी फिर। तो यानी इन तीनों के अलावा कोई ऐसा अवशेषांग है नहीं, सबका कुछ ना कुछ इंपोर्टेंस है। लड़कियों को कोई बिना बाल के लाना, टकली करके कैसी लगती है, तो इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा है उसके। वो लड़की जीवित नहीं रह पाएगी, यानी शर्म के मारे, कितने बाल अच्छे होते हैं उसके लिए, यानी वो सुसाइड कर ले यदि उसके बाल उसको टकला कर दिया जाए। तो इतने प्यारे होते हैं बाल, तो तुम्हारे बालों में इंपोर्टेंस ही नहीं है, कैसे नहीं है, बोल प्रिया है ही नहीं है। हाँ तेरा कुछ नहीं पसंद है, हाँ वो नहीं रहती, लेकिन वो तो बढ़ने का कोई पता नहीं, बढ़ भी जाए, लेकिन बाई चांस बनती अपेंडिक्स। वो ये देखो हो गए, देखो से इसमें ऊर्जा निर्माण होता है, इसमें नहीं होता।
इसमें ऊर्जा निर्माण होता है, इसमें नहीं होता, इसमें नहीं होता। अरे बोल सको तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन तो, और अपेंडिक्स का ऑपरेशन तो पेट को नहीं काटना पड़ता, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा होता है। कौन बोला पेट को काटना पड़ता है? पूरा काम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा होता है। हाँ तेरा काटा होगा पता नहीं, बाई चांस तो मेरे साथ में का मेरा मेरा जब ऑपरेशन होता नीमच के अंदर तो पास में एक लड़का था, उसका होता अपेंडिक्स का ऑपरेशन। अपेंडिक्स से मेरा तो तुम छोड़ो, उसकी तो वो हो गया और वो चला गया, लेकिन जो मैं समझा रहा हूँ वो समझो तुम, तो मेरे से क्या मतलब है अपेंडिक्स है ना। तो अपेंडिक्स में कुछ नहीं, बस उसको पहले तो बेहोश कर दिया जाता है ना, उसके बाद में सूक्ष्मदर्शी सारी मशीन ही करती है, मशीन जाती है उसके अंदर से उसको काटती है, जो अपेंडिक्स होता है। कौन नहीं, अपेंडिक्स निकाल लिया जाता है ना बाहर। अरे पेट में पेट करता है, लेकिन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, मशीन के द्वारा, ऐसे नहीं होता। यानी डॉक्टर कुछ काम नहीं करते, बस सूक्ष्मदर्शी का ध्यान रखते हैं कि वो पूरा पहले उसके अंदर उसको भेजेंगे, कैमरा वैमरा लगा के डालते हैं, फिर उसके बाद अपेंडिक्स का काम करते हैं, निकाल लिया। अरे आप तो कैसे सोचोगे, वो हार्ट का जो एंटियोलॉजी होता है, वो हार्ट वाले प्रॉब्लम जो हार्ट अटैक आता है, उनके तो बाहरी था यहाँ से निकाला जाता है, यहाँ को चला जाता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है उसमें। हाँ, और ऐसे नहीं बेहोश करके, बिना बेहोश किए हुए हल्का सा बेहोश करते हैं, इधर से देंगे, इसमें थोड़ी सी नस देंगे, नस दे के यानी धमनी जो सिरा होती है धमनी वाली, उसमें देख के ऐसे पहुंचाएंगे, धीरे धीरे दूसरी पहुंचाएंगे, फिर कम कैमरे वाली, फिर वो जाए, फिर वो पूरा टीवी में दिखेगा, उसके बाद मर जाए। इसे बढ़िया जंक फूड खाना बंद कर दो, मर जाओ। सोच लो तुम, मैंने पहले बोला था कि हार्ट अटैक वाली जो प्रॉब्लम है, हार्ट वाली प्रॉब्लम, उसके यही होता है उसके साथ, इससे बढ़िया है कौन, वो अलग प्रॉब्लम है, मुंह से क्यों भेजेंगे। हार्ट अटैक कब आता है कि जब हमारा जो ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड फ्लो यदि अच्छे से नहीं हो रहा, कब नहीं होएगा, जब हमारे ब्लड में जो हम जंक फूड खाते हैं ना, इनकी वजह से तो मेरे को याद ना क्या इकट्ठा हो जाता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट जैसा पदार्थ होता है वो इकट्ठा हो जाता है, तो दमनी, अब खून को रास्ता नहीं मिल रहा जाने का, तो बस उसी को हटाते ताकि वो तार क्या। देखो इस पागल का ये है, खाना तो पेट में खाते हैं, ये बन के कहाँ जा रहे हैं, ब्लड लेके नहीं जा रहा क्या, ब्लड लेके नहीं जा रहा क्या फिर। लेकिन मेरे को पता है मैं कितना ही कहूं तुम नहीं छोड़ोगे, जब तुम्हें हार्ट वाली प्रॉब्लम हो जाएगी और डॉक्टर देगा ना, और नवल जी सर सही कह रहे थे, मैं पतासी कम खाती, चाउमीन कम खाती, तो काश मेरे ये वाली चीज नहीं होती। उस दिन चाहे तो रो मरो कुछ भी करो, डॉक्टर करेगा तो करेगा, वो तो बहुत दर्दनाक होती है वो, उसको एंटियोलॉजी कुछ ऐसा बोलते हैं, हार्ट वाले को ठीक करना प्रॉब्लम, उसमें चांस भी नहीं होते फिर कि ठीक हो जाए, कि जो हार्ट वाले छल्ले डलते हैं ना, छल्ले वाले के कोई जीवित रहने के चांस नहीं होते, वो भी मरता है। वो बाद में हार्ट आएगा टॉपिक, अभी इसी अगला टॉपिक वही है सबसे बाद में, है ना, बाद में तो है ना, पैसा देना आएगा तब समझाऊंगा और अच्छे से। इसके वजह से बढ़िया है तुम जंक फूड खाना बंद करो और अच्छी वाली जिंदगी जियो, अच्छी वाली जिंदगी जियो। मैं नहीं कह रहा, चाहिए सर्च कर लेना कि हार्ट की जो सर्जरी होती है, हार्ट की सर्जरी होती है वो कैसी होती है, दर्दनाक होती है नहीं होती, नहीं दर्द नहीं होता, उसमें स्वाद होती है, क्या मतलब। अभी तो देखो मतलब कम से कम इतना सोचो ना, खैरा में दर्द होता है उसके अंदर। देखो अगला है कौन सा टॉपिक, तो सबसे नहीं है, इधर सुन लो। अब किसी बारे पढ़ेंगे हम मानव में श्वसन, यानी वो प्रक्रिया तो सब में चल रही थी, कोशिका श्वसन तो सजीव कोशिका से बने तो वो चल रही थी। अब हम खुद के बारे पढ़ेंगे मानव में श्वसन, हर चीज में खुद के बारे पढ़ेंगे, यानी कहने का मतलब पोषण में मानव में पोषण, श्वसन में मानव में श्वसन, परिसंचरण में मानव में परिसंचरण, उत्सर्जन मानव में उत्सर्जन, यानी मानव तो पढ़ना ही पढ़ना, क्योंकि हम खुद क्या है जानवर थोड़ी हो, जंतु मानव में आते हैं वो, है ना, ठीक है। तो देखो सबसे पहले किसको बनाना है, अखिलेश नहीं आएगा है ना, तो पहले बनाएंगे उसको, बना दे क्या, देखो जैसा बने अखिलेश बन जाना चाहिए बस। उसकी टकली कैसे होगी, देखा था तू, देखा था कि गोल मटोल,
नहीं पंचभुजी जिया फिर से मुंह फाड़ेगी गुलाब जामुन लेने के लिए मुंह फाड़ेगी। ठीक है ना? ये कौन है? नवल जी सर। ठीक है, ये नाक जा रहा है इसका। अरे अपने को पेपरे बनाने हैं, ठीक है ना? पेपरे बनाने हैं, किस वजह से बनाना नहीं है क्या? ठीक है, देखो मैं नाम लिख रहा हूं। इसके बाद में ये देखो, ये क्या है? नाक। तो यहां से द्वार है तो नहीं बोलेंगे नासा द्वार। नासा नाक को बोलेंगे तो नासा। नासा वो मत समझ लेना, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी, वो नासा नहीं, ये अपना नाक है। ये याद रख लेना, अमेरिका में अंतरिक्ष की एजेंसी नासा फेमस है वो, है ना? तो अभी अपने नाक से याद रख लेना नासा, है ना? तो ये कौन सा है? नासा। नासा द्वार है। उसके बाद में आगे आएंगे तो ये अपना मुंह गुआ है, इसको तो लिख लोगे तो मुंह गुआ है भाई ये तो, ठीक है ना? जैसे आगे आएंगे इसके बाद में यहाँ पे एक होता है गर्सनी। क्या होता है? गर्सनी। ग्रासनी नहीं बोल रहा मैं, गर्सनी बोल रहा हूँ, ठीक है ना? सुनो तो ये गर्सनी क्या करती है? ये गर्सनी दोनों को जोड़ती है, श्वास नली और भोजन की नली को। यहीं से निकले बोलती है, हम भोजन की नली थोड़ी बनाऊंगा यहाँ मैं, वो यहीं पे भोजन की नली भी, भोजन की नली भी यही है। तो गर्सनी क्या करती है? भोजन की नली और श्वास नली को जोड़ती है, गर्सनी। इसलिए हम गर्सनी पाएंगे। अब इसके अंदर आपको जो दिख रहा है ना गोल गोल, ये होते हैं उपास्थि। क्या होते हैं? उपास्थि। यानी एक तो होती है हड्डी, और हड्डी की तरह होती है लेकिन लचीली होती है। जैसे अपने नाक में क्या पाई जाती है? उपास्थि। कान में क्या पाई जाती है? हड्डी भी पाई जाती है लेकिन उपास्थि, यानी कि होती हड्डी है वो लेकिन जो मुड़ सकती है। जैसे नॉर्मली हड्डी तो मुड़ती नहीं है, यानी ऐसे मोड़ तो मुड़ती नहीं है। अरे ये तो अंगुली है, ये तो है। अब तुम यही भर भर के रखते हो, आगे देखो, है ना? तो उपास्थि का मतलब होता है होती हड्डी है लेकिन वो क्या होती है? मुलायम है, कोमल होती है, जो हिल डुल सकती है। जैसे नाक में पाई जाने वाली उपास्थि होती है ना, नॉर्मल हिल डुल सकती है। तो उपास्थि ये वाली है। वैसे उपास्थि में एक उपास्थि होती है एपिग्लोटिस, वो उपास्थि होती है। वो एपिग्लोटिस इनको बीच में होती है। यहाँ पे मैंने बताया एपिग्लोटिस कहाँ होता है? कहाँ होता है एपिग्लोटिस? बिल्कुल, श्वास नली और भोजन नली के बीच में एक ढक्कन की तरह है ना, वो एपिग्लोटिस उपास्थि होती है ना, वो उपास्थि होती है, वो वाली है ना। अब अगला याद आएगा स्वरयंत्र। नाम से आ रहा है स्वरयंत्र, यानी बोलने का। इसका क्या काम है? इसका क्या काम है बताओ मेरे को। बिल्कुल, और कुछ काम है? हाँ बिल्कुल, और तो ज्यादा नहीं हो रहा क्या? सूर्य निकालता है, हाँ जैसे तेरी तरह है ना। ठीक है, देखो चलो स्वरयंत्र का बिल्कुल यही काम है कि आवाज निकालता है। लेकिन आगे देखो, इसके बाद में जो ये नली आई है, ये कौन सी नली है? कौन सी नली है? श्वास। क्योंकि श्वास आएगा ना यहाँ से, श्वास नली, ये श्वास। अब श्वास नली एक दो भागों में बट गई, बट गई ना दो भागों में। तो ये अगली है श्वसनी, यानी श्वास नली फेफड़ों में जाकर दो भागों में। इसका भी 25 उसको बाद में मिली है 1 महीने के लिए। किसी का वो मैं देखो पर दूसरे में नवंबर 25 को मिलेगी किसी के लिए। देखो तो नासा द्वार, नासा द्वार से ऑक्सीजन जैसे ही कहाँ जाएगी? वायु,
ऑक्सीजन वायु में सभी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन भी है। वायु कहाँ जाएगी? नासाद्वार के द्वारा ग्रसनी में नहीं जाएगी, श्वास नली में जाएगी। लेकिन ग्रसनी में इसलिए बताई है क्योंकि ग्रसनी क्या करती है? श्वास नली और भोजन की नली को जोड़ने का काम करती है। इन दोनों को जोड़ने, हाँ ग्रसनी, ग्रसनी का और कुछ काम नहीं है। लेकिन श्वास में तो उसके अंदर से जाएगी, दोनों को जोड़ने के बाद। उसके अंदर से क्यों जाएगा? क्या करना है, लोगों को जाए नहीं ना। ये ऑक्सीजन की और श्वास नली और भोजन की नली को जोड़ रही है। दो पाइप है, दो पाइप को आप जब ज्वाइंट करोगे वहां से निकलेगा कि वो पाइप में से निकलेगा वो? हाँ, फिर तो ज्वाइंट का काम कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, दोनों को जोड़ रहा है, भोजन की नली और श्वास की नली को। बाकी इसमें से कुछ काम नहीं है इसका। कहते तो भाई इसमें से श्वास आएगा, इसमें से भोजन आएगा, इसमें से कुछ नहीं जाएगा। भोजन की नली अलग है, श्वास की नली के, बस दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है वो। हाँ, फिर अगला देखो, नासाद्वार से कहा जाएगा श्वास नली में। श्वास नली जाकर आगे जाकर फेफड़ों में दो भागों में बढ़ जाती है, उसे कहते हैं श्वसनी। क्या कहते हैं? श्वसनी। और अब जाके फिर ये जो श्वसनी है ये भी छोटी छोटी किस्में बदल जाती है, ऐसे शाखाएं निकल जाती है और शाखाओं से ये वाली निकल रही है, ये पूरे फेफड़ों में ऐसे फैल जाती है ना। और भी फैलेगी अभी, ये पूरे फेफड़े में फैल जाती है ये। क्यों? देखो, नासाद्वार के द्वारा वायु को लिया जाता है श्वास नली के माध्यम से। अब श्वास नली आगे फेफड़ों में जाकर दो भागों में बढ़ जाती है, जिसको कहते हैं श्वसनी। और श्वसनी भी जाकर आगे क्या बहुत सारी शाखाओं में बढ़ जाती है, जिन्हें कहते हैं श्वसनी का। जो ये शाखाएं ना, ये शाखाएं निकल रही है, यानी श्वसन से संबंधित पूरी नाम इन्हीं के नाम पे पड़े इनको, श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिका। और श्वसनिका के बाद में आपको ये गुब्बारे जैसी संरचनाएं दिख रही है छोटे छोटे, है ना, शाखाओं में, इन्हें बोलते हैं कूपिका। क्या बोलते हैं? कूपिका। बस श्वसन में यही पूरे ये भाग है जिनके नाम आपको याद रखने हैं। इनके काम कल बताऊंगा, बस अभी इतना याद रखना है कि जो सब मानव का श्वसन तंत्र होता है उसके अंदर नासाद्वार भाग लेता है, श्वास नली, श्वास नली के बाद में श्वसनी, श्वसनिका और कूपिका। गर्सनी का कोई काम नहीं, गर्सनी इसलिए लिखी है भाई, गर्सनी पूछे भाई जो श्वास नली भोजन नली का रास्ता था उन दोनों को जोड़ने, यानी वहां पे जो कोई गर्सनी काम कर रही है। बाद में यहाँ जो उपास्थि है, यहाँ पे जो वो एपिग्लोटिस है, वो एपिग्लोटिस मैंने पहले बता दिया, वहां पे वो बस एक ढक्कन का काम कर रहा है, वहां पे ये काम कर रहा है। तो स्वर यंत्र का तो वो स्वर निकालना, इसका एक काम और है वो मैं कल बताऊंगा, मेरे को याद नहीं आ रहा, वो स्वर यंत्र का एक और काम है। तो ये तो बोले कि मानव श्वसन तंत्र में के भागों के नाम लिखिए, तो नासाद्वार से शुरुआत होता है, नासाद्वार, श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिका और कूपिका, ये 5 भाग इंपोर्टेंस, ये पूरे भाग लेते हैं। कूपिका का काम बताऊंगा ना, बताऊंगा, काम इनके बाद में बताऊंगा, नाम याद रखो इनके कि ये श्वसन के, मानव श्वसन के भाग है, अंगों के नाम है कि नासाद्वार, श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिका और कूपिका। काम बाद में लिखेंगे इनके अलग से। अब इनके ऊपर अब आपको थोड़ा सा दिख रहा है कि मैंने ये वाला फेफड़ा जो आपका राइट वाला फेफड़ा है, लंग्स है, ये बड़ा है और वो थोड़ा छोटा है। क्यों बनाया ऐसा? छोटा बन गया इसलिए, इतना भी अंकल नहीं है तेरे में, क्योंकि अपना हट कहाँ पे है? हट कहाँ है? इसी तरह ये जो राइट का जो फेफड़ा है थोड़ा बड़ा होता है, ये छोटा। तो कभी भी देख लेना, ये वाला थोड़ा हल्का छोटा होता है उस हट की वजह से, क्योंकि हट स्थित है यहाँ पे, है ना। अपना जो दिल है, हृदय, वो यहाँ स्थित है, उसकी वजह से इसकी थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ रहने के लिए जगह चाहिए ना उसको भी, यदि फेफड़े बड़ा हो जाएगा फिर वो कहाँ रहेगा, तो उसकी रहने की वजह से थोड़ा छोटा हो जाता है ना। बिल्कुल ऐसे मत सोचो ना, ये पहले से आता है जब आप पैदा होते तब से ही, कहीं तुम सोचो बाद में छोटा बड़ा हो जाता है, बाद में नहीं, तो उस टाइम भी है अपना, तो उस टाइम की वजह से ये भी तब से ये होता था। ज्यादा छोटा नहीं होगा, जब बोलो तो ज्यादा छोटा होगा, मैं तो इतना सा है राइट वाला तो, और ये इतना है, वो इतना नहीं हुई है ना, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें बस, ठीक है। तो बस भागों के नाम, रुक जा तू, भागों के नाम क्या है? नासाद्वार, श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिका और कूपिका। अब बोल, हाँ बोल। आपने बोला
स्वस्ति के भी 2 बार होता है। आपने स्वस्ति के 2 बार बोले। जो स्वस्ति होता है वो 2 बार करता है। एक बार स्वस्ति होता है। दोनों तरफ सेम सेम है। सब शनि इधर भी है, सब शनि इधर भी है, सब शनि का इधर भी है, इधर भी है। 2 बार में पड़ता है। हाँ 2 बार में पड़ता है, एक बार इधर एक बार इधर। स्वस्ति 2 बार में होता है। सब शनि 2 भागों में कहाँ बैठ रहे हैं? आपने तो बताया। अरे सब शनि तो एक से अधिक शाखाओं में बैठ गई है। शाखा एक सब शनि का है और सब शनि के बाद में जो इसके जो इस अंतिम सिरा उस सिरे पे गुब्बारे जैसी रचनाएं होती है जिन्हें कुपिका कहते हैं। तो आप पहले जैसे बोलेंगे ना जो स्वस्ति में 2 बार में पड़ता है, स्वस्ति। कब बोला मैंने? सब शनि के लिए बोला मैंने अधिक शाखाओं में बढ़ जाती है। ये क्या मेंटल है क्या तू? ये मैंने सब शनि की इतने भाग नहीं बनाई कि इतनी शाखाएं नहीं बनाई, इसलिए बनाई है। ये बनती है ऐसे ही। और इसके बाद में जो कुपिका दिख रही है ना, बोले कुपिका क्या होता है? आप कुपिका को ऐसे समझो, छोटे छोटे गुब्बारे हैं। कभी गुब्बारे में आपने ऑक्सीजन भरी है ना, भरी है ना, वो फूल जाता है। सेम ऐसे फूलते जाके अभी मैं श्वास लूंगा ना तो ये फूल जाती है और फूलने की वजह से पसलियां ऊपर उड़ती है, पसलियां ऊपर उड़ती है, देखना। और श्वास छोड़ने पर पसलियां नीचे, क्योंकि गुब्बारे क्या हो जाते हैं, कुपिका खाली हो जाती है और पसलियां नीचे। इसको कंट्रोल, जैसे अभी मैं अभी अभी मैं क्या मतलब मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे फेफड़े ऊपर नीचे हो रहे हैं ना, हो रहे हैं ना। ये कौन करता है फिर? यानी मेरे को ध्यान है तब तो मैं ले रहा हूं, मेरे को ध्यान है मैं कर रहा हूं, सांस ले रहा हूं और छोड़ रहा हूं। लेकिन अब जब मेरे को पता मैं बोल रहा हूं फिर भी मेरा श्वास चल रहा है, फिर भी ऊपर नीचे हो रहे हैं फेफड़े, है ना। कुपिका कुपिका तो भूल रही है, भूलने की वजह से फेफड़े ऊपर हो रहे हैं। कुपिका कोई नहीं है यहाँ। कंट्रोल कौन कर रहा है? यानी कि जब हमको पता नहीं है हम श्वास ले रहे हैं नहीं ले, लेकिन भी चल रहा है श्वास और फेफड़े ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो ये कौन कर रहा है? कौन बोल रहा है? क्या? बिल्कुल सही है, डायाफ्राम ही कर रहा है। ये क्या हो रहा है? डायाफ्राम ही हो रहा है। ये डायाफ्राम ऐसे होता है, उदाहरण के लिए ये डायाफ्राम है, देखो। यानी कि मैं श्वास लूंगा, देखो मैं श्वास ले रहा हूं, फेफड़े ऊपर डायाफ्राम नीचे, सांस छोड़ूंगा डायाफ्राम ऊपर फेफड़े नीचे। ये डायाफ्राम को कंट्रोल कर रखा है अपने मस्तिष्क में। कौन? डायाफ्राम पता चल रहा है ना। अरे देखो सांस लेने के बाद फेफड़े ऊपर हो रहे ना, डायाफ्राम नीचे हो गया, ऑटोमेटिक यहाँ पे डायाफ्राम हो जाता। और सांस छोड़ने पर डायाफ्राम ऊपर, यहां डायाफ्राम, फेफड़ों को जस्ट यहाँ, फेफड़ों के जस्ट यहाँ डायाफ्राम होता है ना। देखो ये फेफड़ों के नीचे जस्ट डायाफ्राम है। यानी जब डायाफ्राम नीचे तो पसलियां ऊपर, और डायाफ्राम ऊपर तो पसलियां नीचे, ये होता है ना। बिल्कुल। तो इसको कंट्रोल कर रखता है अपने ब्रेन में पाया जाने वाला मेडुला ओब्लांगेटा। बिल्कुल, ये मस्तिष्क में पाया जाता है, वो बाद में बताऊंगा, अभी इस पे ध्यान मत दो, अगला आप पार्ट इसी का है कि मस्तिष्क में पाए जाने वाले मेडुला ओब्लांगेटा के द्वारा डायफ्राम को कंट्रोल किया जाता है, जो बिना किए जाने पर वो क्या फर्क करता रहता है। यानी वो उसका काम संभाल के रखता है, बाकी तुम बोलते रहो, कुछ भी करते रहो, श्वास चलता रहेगा। पसलियां ऊपर, फिर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, श्वास चल रहा है और डायफ्राम नीचे ऊपर हो रहा है। कंट्रोल कौन कर रहा है? ब्रेन। और ब्रेन में भी कौन? मेडुला ओब्लांगेटा। वो अगले पार्ट में बताएंगे तुम्हें, नो टेंशन हो, भी है ना। मेडुला फेडुला सब बता देंगे, है ना। अरे देखो, अब ये अपनी 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 शरीर की चीजें हैं, ये हम खुद पता कर सकते हैं कि पेपर नीचे हो रहे हैं नहीं हो रहे। कभी रियल में करके देखो ना। डायफ्राम यही है नीचे, नहीं है। हाँ बिल्कुल। और डायफ्राम ऐसा कोई हड्डी जैसा नहीं है, वो मांस का बना है। तुम हड्डी समझ लो कि हड्डी है वो, क्या? तो पेज के जस्ट ऊपर है। हाँ बिल्कुल, पेज के जस्ट यहीं फेफड़े रहे ना, सभी के फेफड़े है ना। किसी के फेफड़े नहीं है मेरे बता दूं? हाँ है, फेफड़े फेफड़े है, सर है ना, फेफड़े है, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे है, क्या आता है देखो। अब देखो, अब इसके बाद में इसके ऊपर जो ये बनेगी, ये क्या होती है? पसलियां। क्या होती है? पसलियां होती है। पसलियां कुछ नहीं कर रही, पसलियां ओनली ये जो ये बना है क्या, कुपिका श्वसनी, इनकी क्या कर रही है? रक्षा कर रही है। और पसलियों का कुछ काम नहीं है, पसलियों को क्या कर रही है? रक्षा कर रही है। यदि वो बाहर ही रहे तो तुम्हारे फेफड़े ऐसे कैसे देखो, कुपिका गुब्बारे फूल देंगे। देखिए अब बताओ गुब्बारे कैसे फूलते हैं, बताओ, बाद में बताओ तो वैसे आएगी फिर।
है ना, बाद में बताऊंगा ना, कहता रहा हूं बताऊंगा मैं, है ना। तो देखो जैसे ही मैं श्वास लूंगा, श्वास मेरी श्वास नली के माध्यम से जाएगा, यानी वायु श्वास नली के माध्यम से जाएगी, यहाँ जाके दोनों फेफड़े में बढ़ जाएगी, दोनों फेफड़ों में जाके शाखाएं बटी हुई है, शाखों में जाकर तो गुब्बारे की तरह से फूलते हैं, हल्का सा गुब्बारा भी फूलता हुआ देखा ना, हल्का सा फूलता है वो, ज्यादा नहीं कि यही गुब्बारे इतना मोटा फूलेगा तो तुम्हारे फेफड़े भी यूं फूलेंगे फिर, है ना, हल्का सा फूलता है इतना गुब्बारे तरह। कभी देखना ऐसे, उदाहरण के लिए मैं आपको जेपीजे भी दिखा दूंगा, गिप फाइल दिखा दूंगा भी कैसे फूलते हैं फेफड़े, दिखा दूंगा भी, मेरे फोन में दिखा दूंगा मैं ना। तो ये होता है, तो ये हो गया, इस बारे में कल लिखाएंगे, तो भाग्य कोई नाम याद रखो, लिख पाएंगे बाद में। तो बताओ मानव श्वसन तंत्र में पहला जो नासाद्वार, नासाद्वार के बाद में श्वास नली, श्वास नली के बाद में श्वसनी, श्वसनिका और उपिका। अन्य नासाद्वार से जैसे ही गया श्वास नली, श्वास नली कितने भागों में बट गई फेफड़ों में जाकर, जिन्हें क्या कहते हैं, श्वसनी कहते हैं ना। और श्वसनी भी एक से अधिक क्या शाखाओं में बढ़ जाती है, जिन्हें कहते हैं श्वसनिका। और उन श्वसनिका के अंतिम सिरे पर गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती है, जिन्हें कहते हैं कुपिका। बस बिल्कुल इन कुपिकाओं में हमारी क्या जाती है, ऑक्सीजन, इन्हीं कुपिकाओं में क्या जाती है अपनी ऑक्सीजन वायु के द्वारा। अब इन कुपिकाओं से जुड़ी होती है छोटी छोटी धमनी और शिराएं, यानी रक्त की वाहिकाएं, बोलते हैं ना खून की नलियां जुड़ी होती है, सेम इन कुपिकाओं जुड़ी होती है। अब कुपिका में जैसे ऑक्सीजन जाती है तो ब्लड बह रहा है, ब्लड लेने जाता है, ऑक्सीजन है क्या लेते ही जाता है। अब ब्लड किसको भी लेके आ रहा है तुम्हें पता होना चाहिए, बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को भी लेके आ रहा है, यानी ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को ला रहा है और कुपिका के आगे पूछता है ऑक्सीजन है क्या, ऑक्सीजन लेके CO2 देके चला जाता है और CO2 देता है, कुपिका वापस भेज देती है। ये निरंतर चल रही है प्रक्रिया, कितनी जल्दी हो रही है। CO2 को लाने ले जाने का काम ब्लड का ही है, यानी ऊर्जा बनने के बाद में जो CO2 निकलेगी उसको खून लेगा, खून लाकर फेफड़े में जो कुपिका है उसके पास लाके कहेगा, तो कुपिका को पहले पास क्या ऑक्सीजन, पहले ऑक्सीजन दे देगी कुपिका, CO2 ले लेगी, CO2 को हम बाहर निकाल देंगे, ऑक्सीजन लेके वापस चला जाएगा, फिर आता जाएगा रहता जाएगा। और कितनी फास्ट चल रही है, हैंड टू हैंड हो रही है। अरे मैं कह रहा हूं ना, आप तो सेकंड की कल्पना कर रही हो, सेकंड से भी कम समय में बन रही है सब चीजें। और देखो कितना खतरनाक सिस्टम बना है, यानी हमने जो हवा वायु ली है, तेरा बोल दे भाई पहले। सर ये ना एक तो श्वास नली क्या और श्वास नली के दो भाग होते हैं ना, ये एक श्वसनीय है एक श्वसनिका है, ऐसे बोल रहे हैं। दो भाग कहाँ हो गए, श्वसनिका ये है, ये छोटी छोटी शाखाएं, और सभी शाखाओं में से लिखूं क्या श्वसनिका, श्वसनी तो ओनली ये दो है, दो भाग का शाखा है ना, ये दो बड़ी बड़ी वाली शाखा बस। तो मैं क्या बता रहा था, देखो कैसा, यानी हमने वायु ली है, उस वायु के अंदर नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, लेकिन इन कुपिकाओं को पता है कि मेरे को कौन सी रखनी है अपने पास। पता कुपिकाओं को पता है कि किसी और को पता है, कुपिकाओं को पता है नहीं। आपका जो खून आ रहा है, खून लेने आ रहा है, और खून में भी कौन सा आरबीसी, उस आरबीसी में पाया जाता है तत्व हीमोग्लोबिन। उस भाई साहब की ये क्षमता है कि मैं कुपिका के पास जाऊंगा, पहले उससे पूछूंगा, पूछने का क्या उसको पता है कि ऑक्सीजन कौन सी है, तो बस ऑक्सीजन लेता है, बाकी को छोड़ के चला जाता है, बाकी हम वापस निकाल देते हैं। कुपिका कहती है भाई मेरे पास एक्स्ट्रा में क्या करेगी, तो वापस निकाल देते हैं, फिर लेते हैं, फिर निकाल देते हैं, फिर लेते हैं। लेकिन हीमोग्लोबिन बस ऑक्सीजन को लेता है, फूलती रहती है, हमेशा फूलती रहती है ऐसे। अभी फूल रही है तो मेरे फेफड़े नीचे बिल्कुल, तुम्हें अभी की फाइल दिखाऊंगा, की फाइल दिखाऊंगा, फिर ऐसे होता है वो ना, तो ये होता है हाँ दम नहीं सीधा, बिल्कुल बिल्कुल ब्लड वाले उसमें हार्ट वाले में पढ़ेंगे हम। तो ये हो गया। अब बता तुम्हें गुब्बारे को कैसे फूल देंगे, गुब्बारे को पिकाई कैसे फूलती है, कभी किसी के सेट आया है, सेट आने के बाद फूलता है वो, सेम ऐसे फूलती है। देखो मजाक